नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान को टारगेट किया, एक साथ कई ठिकानों पर हमले किए और अब बदले की कार्रवाई भी शुरू कर दी ईरान ने। और उसने तो इजराइल को टारगेट किया ही है, साथ ही साथ 8-9 ऐसे देश हैं मिडिल ईस्ट के, वहां पर अमेरिकी एयरबेस पर भी इस वक्त वो हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। सर, लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गई दुनिया। अंजू देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ निश्चित रूप से मुझे लग रहा है बढ़ रही है। और अभी तो ये रीजनल है वेस्ट एशिया में, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चीन, रूस, उत्तर कोरिया, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ना हो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, ये हमले कोई अचानक से एक निर्णय लेकर के ये हमले नहीं किए गए हैं। ये बात काफी समय से इनको पता थी कि इनके ऊपर, इस ईरान के ऊपर हमला करना है। देखिए, इतना बड़ा जमावड़ा फोर्सेस का, खास करके नेवल फोर्सेस का, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां पर मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने वहां अपने अपने एयर एसेट्स को डिप्लॉय किया था मिडल ईस्ट में, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग बेसिस हैं उसमें से कहीं कुछ विड्रॉ किए थे, कहीं कुछ उन्होंने रीएडजस्टमेंट्स किए थे, तो वो तमाम चीजें इस तौर इशारा कर रही थी कि ईरान पर हमला होना अवश्यम भावी है। सिर्फ 2 सूरतें मेरे हिसाब से बची थी। पहला ये कि ईरान उनकी तमाम शर्तों को माने, दूसरा ईरान के ऊपर हमला हो, क्योंकि इतना बड़ा जमावड़ा करने के बाद कोई वजह नहीं है कि अमेरिका अपनी बात करवाए बिना यहां से शर्मिंदा होकर के वापस चला जाए। ये बिल्कुल क्लियर था। ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही वेल प्लान्ड, एक्सेप्शनली वेल कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूटेड विद सर्जिकल प्रिसिशन। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें तमाम चीजें, इनपुट्स इसके अंदर मौजूद थे। ये अचानक से हुआ हुआ नहीं है। कल जिस प्रकार से बातचीत हो रही थी और ईरान के विदेश मंत्री ने थोड़ा एक ऐसा हिंट दिया था कि शायद कोई हेडवे बन रहा है बातचीत के दौरान, उससे उनको, ईरान को ये लगा होगा कि शायद उनको कुछ समय मिल रहा है और एक और दौर के लिए अमेरिका और इजराइल वेट करेंगे। लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है अंजू, उसको सरप्राइज कहते हैं। और अगर आप सरप्राइज पूरी तरह से हासिल कर लेते हैं तो आपके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने दिन ऐसा चुना, उन्होंने समय ऐसा चुना, उन्होंने इस प्रकार से हमले किए कि उस समय किए गए जबकि ईरान को शायद सबसे कम इसकी उम्मीद रही थी। क्योंकि देखिए, इसे कैसे पता पड़ता है, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे काफी समय से, तो ईरान भी इस बात के लिए तैयार था कि हमला होने की संभावना पूरी पूरी है। इसका अर्थ यह है कि ईरान का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जो उनके अन्य वेपन सिस्टम्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार हालत में होंगे। बावजूद उसके अमेरिका और इजराइल ने पूरे सरप्राइज के साथ उनके ऊपर हमले किए। और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, कोई भी कुछ भी असर उनके हमलों पर नहीं डाल पाया। ये बिल्कुल साफ इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका ने पूरी सोची समझी स्ट्रेटजी के टैक्टिक्स के तहत उन्होंने पहले ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को सप्रेस किया। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड चारों तरफ से हमले हुए, अब्राहम लिंकन से हमले हुए हैं, टोमाहॉक मिसाइल से हमले हुए, शायद वो पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया से उन्होंने हमला हुआ, इराक से एयरफोर्स के हमले हुए हैं, और इजराइल ने तो किया ही किया है। अब ईरान ने इसका एक बहुत पलटवार, बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने एक पलटवार किया है। और उस पलटवार की वजह से पहले उन्होंने कह दिया था कि वो इस प्रकार से करेंगे, और वो पलटवार करके उन्होंने जहां जहां पर भी पश्चिम एशिया में अमेरिका के महत्वपूर्ण बेसिस हैं, उन तमाम राष्ट्रों के ऊपर ईरान ने हमले कर दिए हैं। चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, कतर हो, या कुछ और। तो ये 8-9 देश इस युद्ध के उसके अंदर एकदम से आ गए हैं। इसका यूएई ने, सऊदी अरब ने और कई देशों ने इसका इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भाई, आपका जो जो इशू है अमेरिका इजराइल से है,
फिर हमारे देश के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? और कहीं ना कहीं कुछ देश ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो अर्थ ये है कि अमेरिका ने एक एक बेहतरीन तरीके से इन देशों को भी अपने पाले में ला लिया ले आया है, ताकि वो पहले जो कह रहे थे कि खुलेआम कि भाई हम किसी भी प्रकार का समर्थन और सपोर्ट अमेरिका को नहीं देंगे, ना हम एयर स्पेस देंगे, ना ये देंगे, ना वो देंगे, शायद जॉर्डन के अलावा सब। अब वो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उन्होंने ईरान को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो इन देशों के ऊपर हमला करे, कि जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, चाहे वो नेवल बेस हो, चाहे वो एयर बेस हो या कोई और बेस हो, और वो देश जो हैं वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ लामबंद हो जाएं। और शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो देश हैं वो अमेरिका के साथ दे आर रैलिंग अलोंग विद अमेरिका। पर सर, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमले जब हुए, 330 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया इजराइल ने, अमेरिका ने भी। और फिर उन्होंने तो इराक की एयरबेस का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने तो एयर स्पेस पाकिस्तान की भी इस्तेमाल की। तो अब जाहिर सी बात है कि जिन जिन जगहों से हमले हुए, जिस जिस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया, उसको तो ईरान छोड़ेगा नहीं ना। और फिर ईरान तो कह भी रहा है कि हम तो घुटने टेकते नहीं है, हम तो पूरा बदला लेंगे, शुरुआत उन्होंने की, रोक खत्म हम करेंगे। तो आपको लगता है कि ईरान जो है वो सच में इतना ताकतवर है और अकेले इन सबसे भिड़ पाएगा? या जैसे आपने कहा कि चाइना भी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है, अब रशिया भी आ सकता है, क्योंकि रूस का रिएक्शन भी आ गया है कि शांति दूत ट्रंप का यही असली रूप है, इसी तरह से वो हमले करता है। तो आपको लगता है कि ये लोग अकेले खड़े होकर तमाशा देखेंगे और ईरान अकेले मुकाबला करेगा इनका? नहीं, देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मेरा अभी तक का जो मेरा आकलन है वो ये है कि रूस और चीन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। कहने का अर्थ ये है कि रूस के सोल्जर्स या चीन के सोल्जर्स या उत्तर कोरिया के भी सोल्जर्स ला करके वहां पर उनकी तरफ से लड़ेंगे नहीं, ना उनके जहाज वहां पर आकर उनकी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन वो लगातार ईरान की सैनिक साजो सामान और इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी चीज जो होती है इस चीज में, जो चाइनीज मशीनरी है, जो रशियन जो सैटेलाइट मशीनरी है, वो रियल टाइम इंटेलिजेंस ईरान को प्रोवाइड कराएंगे। तो पूरी मदद होगी रूस की भी, चीन की भी, उत्तर कोरिया की भी, लेकिन वो फिजिकली उनकी तरफ से आकर लड़ेंगे ये मुझे नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, क्योंकि ईरान का क्या, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं अंजू, क्या होता है कि जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर ईरान अपने एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक और स्वॉर्म मिसाइल अटैक से अब्राहम लिंकन को सिंक कर देता है या नुकसान भी पहुंचा देता है, या अब्राहम लिंकन की जो टास्क फोर्स है या आईएस यूएसएस जॉर्जिया है उसको इतना सा भी नुकसान कर देगा, ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी अमेरिका के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के स्टेक्स वहां पर बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा ईरान इजराइल के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हमले करना चाहेगा। अब मैं बताता हूं कि समय को अभी को क्यों चुना गया, क्योंकि जिस तेजी से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था और अपने मिसाइल प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था, तो ये बात लगभग सुनिश्चित हो गई थी कि अगर उसको 6-8 महीने से के अंदर अंदर इनको इनको नहीं रोका गया तो इनकी शक्ति इतनी हो जाएगी कि आप उसको रोकने में समर्थ नहीं रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस समय को चुना कि उनका मिसाइल प्रोग्राम एक एक हद तक पहुंचा हुआ था, उसको यहीं पर चेक किया जाए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए। इसी वजह से जो टारगेट्स चुने गए थे, देखिए आप, टारगेट्स बिल्कुल इनिशियल टारगेट्स, एयर डिफेंस, उनके एसेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना। उसके बाद आईआरजीसी की लीडरशिप, ईरान की लीडरशिप, खमनई के घर पे हमला हुआ है, पजेश्कियन के घर पे हमला हुआ है। एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि उनका विदेश में अराक्ची जो है वो शायद शहीद हो गए हैं। ये इसके इनके ऊपर हमला करना, अभी भी उनके जो चीफ ऑफ दिस आर्मी स्टाफ हैं ईरान के, वो उनके लिए उनका उनके कोई खबर नहीं आई है। अराक्ची की खबर को तो ईरान ने, इन दोनों के बारे में अब ईरानी मीडिया से खबर आ गई कि वो सुरक्षित है। आप बात कर रहे हैं आमिर हातमी की, वो भी सुरक्षित है, ये खबरें वहां से आ रही हैं। पल पल बिल्कुल खबरें बिल्कुल, बदल रही हैं सर। तो इन दोनों के सलामत होने की खबरें आ गई हैं।
अच्छा, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से सिर्फ अरागची की खबर आई थी और हतामी की खबर नहीं पहुंची थी, तो मुझे लगा कि वो शायद हो गए हो खत्म। लेकिन तो सर मैं जो जो जी। मैं बता रहा था वो ये है, देखिए कि उन्होंने जो जो टारगेट किया, वो जो आईआरजीसी की जो टॉप हायरार्की है उसको टारगेट किया, ईरान की हायरार्की को टारगेट किया, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट किया है, उनके मिसाइल एसेट्स को टारगेट किया है। हर उस जगह पर जहां पर इनके मिसाइल साइलो, इनकी जो भी इस प्रकार की तैयारी जहां से वो रिटेलिएट कर सकते हैं, उन जगहों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको टारगेट करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी तरह से इसको इसको इन्होंने पूरा प्लान करके रखा हुआ था और एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्री प्लान हमला ईरान के ऊपर हुआ है। अब जो आगे आने वाला समय है, मेरा ये मानना है कि ये एक लंबा चलने वाला युद्ध है, क्योंकि ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरह से दो स्टेटमेंट्स में यहाँ खास तौर पे लेकर के आना चाहता हूं, एक एक हमस का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान का जो जो खोया हुआ गौरव है, वी वांट टू ब्रिंग बैक लॉस्ट ग्लोरी ऑफ ईरान, पहली बात। दूसरा जो ईरान के इजराइल के प्रधानमंत्री का आया है स्टेटमेंट, उन्होंने भी यही कहा है कि अब ईरान के जो लोग हैं जो कि खामनेई की के से बहुत त्रस्त हैं, वो लोग, उनको राहत की सांस मिलेगी। इसका अर्थ देखिए वो ये है कि जो इकोसिस्टम इंफ्रा जो नेटवर्क का हमास का ईरान के अंदर फैला हुआ है, वो और ऐसे लोगों को जो कि अपने आप को खामनेई के द्वारा सताए हुए समझते हैं, उन लोगों को जिन्होंने कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ा वहां पर प्रदर्शन हुआ था, उनको अपने साथ लेकर के ईरान के बीच में एक ग्राउंड, ईरान की जो ग्राउंड के लेवल के ऊपर एक अनरेस्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे और उसको अपने ऑफेंसिव के साथ इसको उसको कपल करेंगे और उसका शायद शायद कहीं ना कहीं असर होता हुआ नजर आए। मुझे जो खबर है उसके हिसाब से रजा पहलवी ने भी शाह के ग्रैंडसन है या जो भी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमारा समय आने वाला है। तो ये सब चीजें उन्होंने सब कुछ सोच समझ के किया है कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा जब आप इनको भी एक्टिवेट कर पाएंगे, हमला भी कर पाएंगे और इनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को भी चेक कर पाएंगे। सर ईरान तो अब वो हूती, हिजबुल्ला, हमास इनका इस्तेमाल भी करेगा ना। उनको पैसा और फंडिंग कौन देता है? ईरान ही तो देता है। तो अब इनका इस्तेमाल भी होगा इसराइल के खिलाफ। बिल्कुल होगा। देखिए ये बात बिल्कुल निश्चित है। न केवल होगा, इस बात का भी अमेरिका और इजराइल को पता था कि ये इनका प्रयोग जरूर करेंगे। और न केवल ये तीन, उसके अलावा जो इनके इराक में इनके जो प्रॉक्सीज हैं या सीरिया में जो प्रॉक्सीज हैं, वो हर जगह उनके लोग ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तभी वो अमेरिका उनको बार बार कहता है कि ये टेररिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये तमाम प्रॉक्सीज हैं, इनका इनका इनकी तरफ से हमला आएगा, ये पता था। और एक्शंस कई सारे ऐसे ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जो कि हमास के ऊपर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमले हुए, हिजबुल्लाह पे कुछ हमले किए गए, हिजबुल्लाह की जो जो उनकी लीडरशिप है उसको टारगेट किया गया। हूती पर जिस तरह से जेराल्ड फोर्ड आकर के अभी इनके बिल्कुल इजराइल के भूमध्य सागर में आकर पहुंच गए, तो ये तमाम चीजें उन्होंने सोच के रखी थी। आज सीरिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया, वो क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि वहां पर इजराइल के ईरान के प्रॉक्सीज हैं और उनके ऊपर हमला होना निश्चित है। तो वो लोग इसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ईरान के पास एक, आफ्टर ऑल उनको भी कुछ तो करना है, तो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये ईरान, पाकिस्तान जैसे जो इस प्रकार के देश होते हैं, वो अपने इन टेररिस्ट आउटफिट्स को अपनी एक्सटेंडेड आर्मी समझते हैं और ये उनकी फ्रंट लाइन है। इजराइल पे हमला करना ईरान की सेना के लिए संभव नहीं है इतने मील दूर से। वो तो हमला होगा तो वो हिजबुल्ला ही करेंगे या हमस करेंगे, हुती भी नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन प्रॉक्सीज का इस युद्ध में इन्वॉल्व होना निश्चित है। किस मेजर में वो इन्वॉल्व होते हैं और क्या अमेरिका और इजराइल पहले से ही इस बात को एंटिसिपेट करके उनको काउंटर करने की तैयारी करके बैठे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जी इनका इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट है। सर, और ट्रंप ने इस हमले के बाद
ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम तो रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं, वहाँ की सत्ता को बदलना चाहते हैं सर, और वहाँ के लोग हमारे साथ आएँ। जो एक बार आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मदद आ रही है, हम पहुँच रहे हैं। अब उनका कहना है हम पहुँच गए हैं। तो सर, रिजीम चेंज के लिए सब कुछ जो टारगेट किए गए टॉप लोगों को, खमेनी का घर टारगेट किया गया, राष्ट्रपति का, आरजीसी को टारगेट किया गया, तो आपको लगता है सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वहाँ बदलाव चाहता है अमेरिका, या ये जो न्यूक्लियर बम ना बना पाए, सच में यही चाहता है? देखिए अंजू, क्या अमेरिका आज की परिस्थिति में जो हायरार्की ईरान में है, उनका कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, कहीं ना कहीं ये उनका मानना है कि इजराइल को विश्व के मानचित्र पर रहने का अधिकार नहीं है। वो जो जमीन है वो उनकी नहीं है और उनको वहां से, तो जब तक इतना रेडिकल उनका उनका विचारधारा रहेगी, तब तक इजराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल खतरा मंडराता रहेगा। बाकी तमाम देशों ने इस बात को थोड़ा बहुत एग्री कर लिया है और शायद कहीं ना कहीं बाकी तमाम देश टू स्टेट थ्योरी में को मान्यता देने के लिए शायद तैयार हो जाएंगे। लेकिन ईरान एक ऐसा देश रहा है हमेशा से जो बिल्कुल इजराइल की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। इस वजह से वो क्यों है, क्योंकि जो खमनई है या जो आज की जो उनकी करंट जो डिस्पेंसेशन है वो इस बात को मानता है। तो अगर उनका ये मानना है कि अगर ये लोग हट जाएंगे तो शायद एक लिबरलाइज्ड, थोड़ी सी सोच समझ वाली हायरार्की अगर यहां पर इनकी लीडरशिप आएगी तो कोई इसका नतीजा निकलने की संभावना बन सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी कि वो खामनेई को हटाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजीम जो वो विचारधारा है उस विचारधारा के लोगों को पूरी तरह से वहां से हटाने की आवश्यकता है और यही कर रहे हैं। इसीलिए जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो इनका इजराइल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है या जो हमास का स्टेटमेंट है या ट्रंप का स्टेटमेंट है, वो तमाम इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान के वो लोग जो खमनेई को डिसअप्रूव करते हैं, उनके काम करने के डिक्टेटोरियल रवैये से जो त्रस्त हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा उनके साथ निकल करके बाहर आए। और ये पूरे पिछले 2-2.5 महीने से इसी को बिल्ड किया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे और यहाँ पर प्रजातंत्र को एस्टेब्लिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है और उनको ये निश्चित खबर मोसाद के माध्यम से या उनके और सीआईए और जो उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां पर ईरान में मौजूद है उनसे ये मिला होगा खबर कि अभी समय है कि हम इनकी जो इस भावना को जागृत करके और वहां के जो लोग हैं इनको इस रिजीम के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में वो चीज भी हम ईरान में होती हुई देखेंगे और उसको बढ़ावा देने का काम अमेरिका और इजराइल करेंगे। लेकिन सर, एक तरफ तो अमेरिका लगातार बातचीत की बातें कर रहा था, अभी थर्ड राउंड की टॉक्स हो रही थी, और उसके बीच में इस तरह से हमला, अब एक तरह से ये ईरान पर हमला करना डोनाल्ड ट्रंप के नाक का सवाल भी बन गया था ना। कितना शोर मचाया था उन्होंने, हम आज कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। तो जब आप भी सही कह रहे हैं कि जब वहां पर इतना सारा उन्होंने अपना तामझाम इकट्ठा कर लिया था, तो उसको वापस ले जाते तो नाक वैसे ही कट जाती। तो इसलिए उनको लगा कि अब कर दो। लेकिन इस तरह की हरकतें करके अमेरिका चाहता क्या है सर? पूरी दुनिया को डराना धमकाना चाहता है? अभी जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, वहां तो बड़े उन्होंने बताया कि बहुत आसानी से हो गया, आराम से हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ईरान से पंगा लेना, क्या ईरान की ताकत को ये कम आंक रहे हैं? क्योंकि ईरान ने तो तबाही मचा दी ना पूरे मिडल ईस्ट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तबाही मचाती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका का कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि बातचीत हो रही थी और उसके बाद, देखिए दोनों जो पार्टीज थी, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, उन दोनों को ये मालूम था कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ये जानते थे कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं, ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाता रहेगा और ईरान रिजीम चेंज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। अमेरिका ने यह निश्चय कर रखा था कि मैं रिजीम चेंज करवाऊंगा, मैं इनके मिसाइल प्रोग्राम को चेक करवाऊंगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाऊंगा। जब आपकी दोनों की जो जो एंड स्टेट्स होती हैं वो इतनी एक्सट्रीमिटीज पे होती हैं तो सोल्यूशन निकल नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमला होना अवश्यम भावी था। अब इसके टाइमिंग के बारे में जो मैंने बताया, देखिए जब कल
स्टेटमेंट अरागची का इस प्रकार से आया कि उनको लगा कहीं ना कहीं कोई आइस ब्रेकिंग स्टेटमेंट बन सकता है, तो वो समय था, उनको लगा कि अब इस पे हमला करेंगे, तो अब वो लीस्ट प्रिपेयर्ड होंगे इस प्रकार के हमले के लिए। इस वजह से आज के दिन का चुनाव हुआ। आज का दिन इजराइल का एक पवित्र दिन माना जाता है और उस पवित्र दिन पर इजराइल हमला करेगा, ये भी कहीं ना कहीं ईरान ने सोचा होगा कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए उस दिन का प्रयोग किया गया। आप याद करें यौम किप्पुर वॉर में किस प्रकार से इजिप्ट ने और अरब देशों ने पूरा सरप्राइज हासिल किया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दिन चुना था, 24 अक्टूबर यौम किप्पुर डे कहलाता है, जबकि इजरायली पूरे अपने अपने हथियार छोड़ करके और अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो एक बहुत आवश्यक इंग्रेडिएंट होता है आपके किसी भी प्रकार के अटैक का, ऑफेंसिव एक्शन का। ये इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। एक बात और जो समझने की है वो ये है कि हम जब बात कर रहे थे कि इसको बाकी देशों को क्या होगा, अमेरिका ने बहुत खूबी, बहुत चालाकी के साथ ईरान को इस बारे में बाध्य करके कि वो अमेरिका के उन बेसिस पे हमला करे जो कि बाकी अरब देशों में हैं, उन्होंने उन लोगों को, उन देशों को कहीं ना कहीं अपने पीछे ईरान के खिलाफ लामबंद कर लिया है। फिजिकली वो भी चाहे वो उनकी मदद डायरेक्टली ना करें, लेकिन वो ईरान के साथ अब जाने वाले नहीं हैं। उनमें से मेरे ख्याल से सऊदी का या यूएई का स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि आपने हमारे ऊपर हमला करके ठीक नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा एक इन्होंने ऑफेंसिव एक्शन यहां पर करके दिखाया है। फिर दोहरा रहा हूं, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये युद्ध लंबा चलेगा। एक बिल्कुल डायमेंशन में जो यहां जरूर लेके आना चाहता हूं, वो डायमेंशन है कि पाकिस्तान, अमेरिका क्यों पाकिस्तान को इतने दिनों से लगातार उनको प्रमोट करने की बढ़ावा दे कोशिश, रहा है, तारीफें कर रहा है। उसकी वजह यही थी कि उसको इस पाकिस्तान की दो जगह आवश्यकता है, एक गाजा में और दूसरी ईरान के खिलाफ। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। ईरान का वो जो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर है, वहां पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट को जागृत किया जा सकता है, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है वो इस प्रकार से अपने आप को इट लैंड्स, और वहां पर कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स ऑलरेडी वहां पर ऑपरेशनल हैं। तो उनको ये लगा, इसी वजह से ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई हो रही है अंजू, इसको भी आप देखिए, इसका भी टाइमिंग देखिए, ये तमाम चीजें, ये सब पूरा प्लान अंकल सैम का है। ये जो इस प्रकार की यहाँ कार्रवाई चल रही है कि किस तरह से यहाँ पर उनको उलझा करके रखा जाए, किस तरह से इस एरिया को एक्टिवेट किया जाए। ये अमेरिका पाकिस्तान का हमला 10 दिन पहले हो सकता था, 20 दिन बाद हो सकता था, क्योंकि ये तो किस लिए हमला कर रहे हैं कि टीटीपी तो पिछले 5 साल से वहां पर उनकी नाक में दम करके बैठा है, तो 5 साल से हमला क्यों नहीं किया? ये सब टाइमिंग है। ये आप देखो किस तरह से वो अफगानिस्तान में अपने अपने कदम पैर बैठाना चाहता है, ईरान के ऊपर। ये तमाम जो चीजें हैं वो एक लार्जर कैनवस का हिस्सा हैं, और ये अमेरिका की बहुत गहरी और सोची समझी चाल कहूंगा, मैं साजिश तो नहीं कहूंगा, चाल कहूंगा, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए इसको वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक पूरा इसका हिसाब किताब दिया है। और जो रूस का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो अपने आप को शांति का मसीहा बताते थे, ये क्या कर रहे हैं? ये अभी की बात नहीं है। ये जो शांति के मसीहा हैं, अपने पहले वर्ष में इन्होंने 7 देशों पर आक्रमण, इन्होंने, अमेरिका ने अटैक किया 7 कंट्रीज, इराक, सीरिया, सोमालिया, नाइजीरिया, ईरान, पिछले जून की बात कर रहा हूं मैं, वेनेजुएला। तो ये अपने आप को शांति का दूत बता जरूर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी एंगल से शांति के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं कि मैं वेनेजुएला को ले लिया इन्होंने, अब मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, अब मैं कनाडा को ये कर लूंगा। तो ये इनका ये जो शुरू से इस बात का है कि वो एक ही चीज से ड्रिवन है, अमेरिका का पूरी एक्टिविटीज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनके अपने विचार में जो अमेरिका की ग्रेटनेस है वो करना चाहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये
पूरा जो किस्सा है ये अमेरिका अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहा है। वेनेजुएला का वजह मात्र तेल था वहां का, अब वो वहां पर भी क्यूबा में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मैक्सिको में कुछ आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कुछ एक्शंस हुए हैं। तो ये तमाम चीजें अमेरिका के जो जो ओवरऑल उनका उनका थॉट है और जो जी। ओवरऑल वो कहते हैं कि उससे इसको ये उसको साधने के लिए इन्होंने ये किया है। लेकिन सर, अमेरिका अगर लंबे वॉर में फंस गया ईरान के साथ, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अफगानिस्तान में इन्होंने अपना हाल देखा था, इनको लग रहा था बड़ी चतुराई से इन्होंने वेनेजुएला को कब्जे में किया, कुछ घंटों में ऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन यहां तो जिस तरह से रिटेलिएट किया ईरान ने, उससे तो लगता नहीं कि जल्दी खत्म होगा। अब तो ये लंबा खींचेगा, और ये लंबा खींचेगा तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। अमेरिकी अगर एक भी शव देख लेंगे अपने अमेरिकी का वहां आते हुए, तो फिर तो वहां पे बवाल मच जाएगा। बिल्कुल बवाल मच जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जो पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी और उनको लगभग निश्चित हार अपने मिड टर्म में नजर आ रही थी, उसको कवर करने के लिए ही वो इस प्रकार का ये हमला, उन्होंने ये टाइमिंग चूज किया है। देखिए, वो अभी जो उनका स्टेटमेंट पहला आया, उसमें उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा ही है कि वी प्रॉमिस्ड, और वो हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। उसका उसके टोन आप देखिए, वो टोन को वहां कनेक्ट करिए कि जो एंड ऑफ द ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं उसके साथ। तो मेरा ये मानना है कि ईरान अफगानिस्तान भी नहीं है, ईरान वेनेजुएला भी नहीं है। अफगानिस्तान के पास भी क्या था? कुछ नहीं था। आज भी उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई आर्मर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नेवी नहीं है। नेवी तो खैर वैसे भी लैंड लॉक्ड है। लेकिन मैं बता रहा हूं, ईरान के पास, ईरान की ताकत है ईरान का इतिहास, ईरान की ताकत है ईरान का भूगोल, ईरान की ताकत है ईरान की आईआरजीसी, ईरान की ताकत है उनकी जो एक बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी। ये आर्मी कुछ साल पहले इराक के साथ लंबा युद्ध लड़ चुकी है, इनको युद्ध का एक्सपीरियंस है, इनके पास नेवी है, और इनके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वो दुनिया को एट रैंसम रख सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते हैं, 20% दुनिया का तेल की आवाजाही समाप्त हो जाएगी। और ये अगर उसको साथ साथ इनके जो प्रॉक्सी हैं हूती, वो बबल मंदेब में कुछ कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डालने के में सक्षम है ईरान। तो ईरान को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये आप निश्चित मान लें कि जो जो अफगानिस्तान की परिस्थिति थी, या जो वेनेजुएला की परिस्थिति थी, या वियतनाम में जो था, उससे ये बिल्कुल भिन्न गेम है। ये एब्सोल्युटली डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। इट इज नथिंग। ये जो है, ईरान के पास बहुत ताकत है और अब ईरान के मित्र बहुत हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताने का प्रयास करता हूं, वेनेजुएला के अंदर क्यों रूस और चीन का और इन देशों का इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं नजर आया? उसकी वजह थी कि वेनेजुएला अमेरिका के बैकयार्ड में है। वेनेजुएला से इन लोगों के स्टेक्स उतने नहीं हैं। यहां पर वेस्ट एशिया में चीन के स्टेक्स हैं, रूस के स्टेक्स हैं, ये किसी के बैकयार्ड में नहीं है। यहां पर उत्तर कोरिया के स्टेक्स हैं। बहुत बड़ा एक देश है, बहुत इतिहास है, पुरानी सभ्यता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है। और रीजनल वॉर तो ये ऑलरेडी बन चुका है। हालांकि किसी भी देश ने, जहां पर ईरान ने हमला किया है, रिटेलिएट नहीं किया है। एक दो देशों ने कंसर्न किया है कि आपने क्यों किया, हम रिटेलिएट करने का हक अपना रखते हैं, उसको रिजर्व। लेकिन ये अगर और 10-20 दिन चलेगा तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया को लेकर के जा रहा है। ये एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएगा, और शायद विश्व युद्ध के अंदर, और आई डोंट वांट टू इवन से दैट, एक कोई न्यूक्लियर इशू भी कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल सर, अब जब खुलकर मैदान में सब आ ही गए हैं, तो किसी ना किसी, भाई अपने आप को बचाने के ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है दुनिया में किसी को पता नहीं है। और किसी जहां जहां न्यूक्लियर साइट्स पर आज अटैक किया इसराइल और यूएस ने, किसी को क्या पता कि वहां पर कुछ था भी या नहीं, उसने कहीं और रख लिए होंगे। ये तो उसको भी पता था पहले दिन से कि कभी भी हमला हो सकता है। तो आदमी जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रीशियस चीजें, उनको तो छिपा कर रखेगा। तो जहां जहां हमले किए गए वहां पर कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ सर, यूरेनियम वगैरह सब हटा लिया होगा उसने। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और दूसरा सर, बिल्कुल। हाँ।
हाँ बिल्कुल डोनाल्ड जाएगा। ट्रंप। मैं यही बता रहा हूं कि किस प्रकार से ईरान ने जमीन के 100 मीटर 200 मीटर तक नीचे अपने टनल्स का एक नेटवर्क जाल बिछा के रखा हुआ है, और उनकी जितनी भी चीजें हैं जो कि उनको लगता है कि इनके ऊपर हमला हो सकता है, देखिए इन्होंने देख लिया है जून 25 में कि किस प्रकार से अमेरिका आकर के हमला कर सकता है। तो जून 25 से लेकर के आज तक अगर इजराइल और अमेरिका ने तैयारी करी है, तो ईरान ने भी तैयारी करी है, उसने भी अपनी चीजों को सेफ बनाया है। और ईरान को ये क्या पता नहीं है कि अगर वो इस प्रकार का हार्ड लाइन स्टैंड लेकर के रहेगा तो उसके ऊपर हमला होगा? तो उस हमले के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। और ये मैं बता रहा हूं, ईरान को छोटा कमजोर समझने की गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। और अब जब पंगा लिया है सर, तो गलती तो कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने और इज़राइल ने भी, तो भारी पड़ेगा, क्योंकि जितने देशों में ये अटैक कर रहा है अमेरिका के एयरबेस में सर, वो लोग भी एक हद तक चुप रहेंगे, उसके बाद तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। 2-3 कंट्रीज ने तो कहा है कि हम भी हमला करेंगे ईरान पर। लेकिन सर, एक हमारे देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो कि हर चीज़ के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगाने लगता है। अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी इज़राइल से वापस आए, तो कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है, वो सोशल मीडिया पर, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ता सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि देखिए, पीएम मोदी इज़राइल गए थे अभी 2 दिन पहले, उनको ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और देखिए, मोदी के दोस्त ने भारत के सबसे पुराने दोस्त पर हमला कर दिया। सर, सच में इन दोनों के बीच जो तनाव है उससे भारत का या पीएम मोदी का कोई लेना-देना हो सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं। ये जो जिस तबके की आपका बात कर रही हैं, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो तबका है। ये इतने मूर्ख हैं कि इनको ये पता नहीं होता है कि ये बोल क्या रहे हैं। क्या आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि पिछले 2 दिन में अमेरिका ने और इजराइल ने डिसाइड किया है कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे? तो पिछले 2 महीने से ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्जिया, टोमाहॉक मिसाइल्स, इतना ये क्या तमाशा हो रहा था? ये मूर्ख, इनको पता नहीं है ये क्या बोलते हैं। अंजू देखिए, इन लोगों की एकमात्र समस्या मैं आपको बता देता हूं, इनके पास ऐसे 2-4 लीडर हैं जो कुछ ना कुछ उगल देते हैं, और उसके बाद इन लोगों की सारी एनर्जी या तो उसको जस्टिफाई करने में या उसको डिफेंड करने में खर्च हो जाती है। इनको कोई वर्ल्ड की रिलेशनशिप का, कोई स्ट्रेटेजी का, किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है दुनिया कैसे चलती है। अभी भी नरेंद्र मोदी जाकर के वहां पर यह कह के आए हैं कि बातचीत का रास्ता निकालो। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो अकेला दुनिया का लीडर है जिसने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है। ये लोग, इनको पता नहीं है ये क्या बोल रहे हैं, और ये अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आज भारतवर्ष का अधिकांश हिस्सा इनकी बातों पे विश्वास तो बहुत दूर की बात है, इनकी बातें सुनता नहीं है, इनकी बातों का कोई असर नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई बयान हो सकता था कि 2 दिन में वो जाकर के हमला करवाई आए। इस हमले की तैयारी जून 2025 से चल रही है, उससे भी पहले से चल रही है। और ये जो ईरान के साथ अमेरिका का जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व कई दशक पुराना है। ये इनको पता होना चाहिए कि कैसे इन्होंने मुसादिक को हटा करके 1953 में, आज से लगभग 80 साल पहले, 70 साल पहले, उन्होंने उसको वहां हटा करके और वहां पर मोहम्मद शाह रजा पहलवी को बैठाया था। ईरान और अमेरिका का जो ये द्वंद्व है, वो सदियों पुराना है। और अगर अब कोई व्यक्ति ये कहने की अपना दिमाग इतना कमजोर करके बोल सकता है, मुझे तो दया भी नहीं आती। लानत है इन लोगों के ऊपर अगर वो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। लानत ओनली वर्ड उनके लिए है इसमें। वो भी अभी जाकर के जो नरेंद्र मोदी वहां कह के आए हैं, वो बिल्कुल साफ मैसेज है। भारत का ऑल अलाइंड जो स्टांस है वो रहेगा, भारत न्यूट्रल रहेगा। ये लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि जिसकी भाषा ये बोलते हैं वो पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा भोंक रहा है। इसमें इनको पता होना चाहिए कि इनका आका है पाकिस्तान। ये मैं साफ बोल रहा हूं आपके इसके ऊपर। और ये वो जो इनका आका है वो ईरान के पीठ में छुरा भोंक रहा है। हम नहीं भोंक रहे हैं, ईरान भी जानता है इस बात को। हमारे कोई ईरान से संबंध खराब नहीं हुए, सर, हमारे संबंध ईरान से भी सही है और इजराइल से भी सही है।
सर, पीएम मोदी के दौरे से ये हमारे देश की जमात भी परेशान थी और पाकिस्तान भी परेशान था। याद कीजिए, पाकिस्तान ने तो इस दौरे से पहले ही वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था। बिल्कुल, 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 ये उनको, और वही मैं बता रहा हूं तुमको कि क्या हो रहा है कि जिस प्रकार का नया अलाइनमेंट होता चला जा रहा है, पाकिस्तान के हाथ से जमीन निकलती चली जा रही है, हर जगह उनको परेशानी हो रही है। और आज जो बांग्लादेश, जिसको उन्होंने समझा था कि वो अब तो हमारा एक नया सूबा बन गया है, वहां से भी भारत के पक्ष में आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को, हर राष्ट्र विरोधी को इस चीज से समस्या होगी। इस चीज को ये देखने की जरूरत, इसको इस तरह से देखना चाहिए था कि क्या हमको इस प्रकार के अलाइनमेंट की जरूरत है, खास करके ऐसे समय जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में कई देशों के साथ अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसको भारत की तरफ से एक अच्छे रूप में देखने की जरूरत है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो भारत के साथ सन 1950 से लेके आज तक खड़ा रहा है। हर युद्ध में उन्होंने भारत का पक्ष लिया है। हर युद्ध में उन्होंने भारत का परोक्ष रूप से अथवा अपरोक्ष रूप से मदद करी है। चाहे वो 1999 में हो, जीपीएसएस उन्होंने इक्विपमेंट दिया, वो अमेरिका की साइड थे। अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भारत के विरोध में ला करके बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। उस समय भी इजराइल ने भारत को मदद करी थी। इजराइल भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, जी। और इस बात को इनकी जो सरकार थी वो नहीं मानती थी। इसी वजह से वहां पर उनको परेशानी थी। और 2000 जब भी 15 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी वहां गए हैं, तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो ऐसे देश में गए जिसने हमेशा हमारी मदद करी है। सर, पाकिस्तान को तो डर ये भी लग रहा होगा ना कि ईरान उन उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां पर यूएस के एयरबेस है, और उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। तो हो सकता है उसका नंबर भी लग जाए। ईरान तो पाकिस्तान को भी छोड़ने वाला नहीं है सर। बिल्कुल, पाकिस्तान की अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ना तो उसको ईरान छोड़ने वाला है, ना इजराइल छोड़ने वाला है। पाकिस्तान जो है वो बहुत क्योंकि देखिए, जो देश अपने आप को कुछ डॉलर्स के एवज में बेचने को तैयार रहता है, ये वही पाकिस्तान है जिसने फलिस्तीनियों का जॉर्डन में जाके कत्ल किया था। 25-27 हजार फलिस्तीनी मारे थे। जितने फलिस्तीनी इजराइल ने उस समय तक नहीं मारे थे, उतने इन्होंने मारे थे। जियाउल हक वहां पर मौजूद थे, ब्रिगेडियर थे उस समय वहां पर पाकिस्तान आर्मी के। तो ये पाकिस्तान, इसी ने किस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश में मुसलमानों का कत्ल किया, और आज रमजान के पवित्र महीने में वो एक और इस्लामिक राष्ट्र के ऊपर एयर अटैक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कोई गलत देश जो है इस दुनिया में है, और वो उनको भी पता है। और ये अब पाकिस्तान इवेंचुअली फंसने वाला है, क्योंकि ना वो चीन के रहे, ना अमेरिका के रहे, इजराइल के भी नहीं रहे, और ईरान की तो दुश्मनी है ही है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के की क्लॉक जो है वो टिक होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशानी आने वाले समय में होने वाली है, अंशु। बिल्कुल सर, और परेशानी तो अब आने वाले दिनों में ईरान की बढ़ने वाली है, यूएस की भी, इजराइल की भी, और उन देशों की भी जहां-जहां अमेरिका के एयरबेस है। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में ये जो वॉर स्टार्ट हो गया है, इसमें और कौन-कौन शामिल होता है। और जिस तरह से रिजीम चेंज की बात की जा रही है, खमेनी को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब पता नहीं खमेनी अपने देश में हैं भी या बाहर चले गए हैं या उन्हें कहीं छिपा दिया गया है, बंकर में छिप गए हैं। तो जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है सर, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि झटका ट्रंप को लगेगा। उनको समझ में आएगा कि ये वैसा नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया और वापस चले गए। अब वो एक लंबे युद्ध में फँस गए हैं। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।